मैं रवि त्रिपाठी, सहायक आचार्य विवेक विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दगला प्रतापगढ़। आप सभी का साकेत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे जो शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान में नवीन प्रवृत्तियों या नवाचार के सूचक के रूप में देखा जाता है। इसे एक नए आयाम के रूप में व्याख्यायित किया जाता है शिक्षण के क्षेत्र में, और वह टॉपिक है अनुक्रमिक अन्वेषण। अगर आप ध्यान से देखें तो अनुक्रमिक अन्वेषण दो शब्दों का योग है। एक शब्द अनुक्रमित है और दूसरा शब्द अन्वेषण। स्वयं अगर आप देखें तो अनुक्रमित शब्द भी उपसर्ग लगकर के बना है। यहां उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। जिसका अर्थ होता है विशिष्ट या गतिशील, और क्रमिक शब्द में अनुपसर्ग लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अनुक्रमित शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है विशेष क्रम या विशिष्ट क्रम, सामान्य क्रम नहीं होता, स्पेशल ऑर्डर में रखा जाता है। जब किसी विशिष्ट व्यवस्था में, किसी विशिष्ट क्रम में चीजों को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे अनुक्रमिक या अनुक्रम बोला जाता है, यानी विशेष क्रम, विशेष रूप से क्रमबद्ध। और दूसरा शब्द है अनुदेशन। अनुदेशन में भी स्पष्ट रूप से अनुपसर्ग का उपयोग हुआ है देशन शब्द के साथ। यहां अन का मतलब इकाई टू या परितः है। अनुपसर्ग का जो अर्थ निकलता है वो इकाई टू या परितः निकलता है। अब देशन के परितः, अगर हम देशन शब्द का अर्थ समझ जाएं तो अनुदेशन शब्द को समझना आसान हो जाएगा। अनुदेशन में जो देशन शब्द है वह देशन शब्द ज्ञान का सूचक, ज्ञान देने से संबंधित। कहने का मतलब यह है कि जो देशन है वह ज्ञान का परिचय है। ज्ञान के परितः इस शब्द को यूज किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान देने से। और कैसे ज्ञान देने से, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण और अनुदेशन में अंतर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़े होंगे और वीडियो सुनने के बाद इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा बहुत संक्षेप में कि शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ज्ञान देने से, अनुदेशन का मतलब ज्ञान प्रदान करने से, लेकिन वो ज्ञान कैसा होगा? वो ज्ञान होगा सूचनात्मक। कहने का मतलब यह है कि अनुदेशन से अभिप्राय छात्रों को या अधिगमी को ऐसी सूचनाएं देने से है जिसके द्वारा उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके ज्ञान का विकास होता है। कई मामलों में जो शिक्षा है वो अनुदेशन से इतर होती है। प्रश्न यह भी उठता है क्या शिक्षा और अनुदेशन एक ही है या शिक्षा और अनुदेशन में कुछ अंतर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इस अंतर को भी संक्षेप में आप जान लीजिए कि शिक्षा का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से होता है।
शिक्षा के माध्यम से बालक का, अधिगमी का या व्यक्ति का, जो भी आप कह सकते हैं, उनका सर्वांगीण या बहुआयामी विकास होता है। लेकिन अनुदेशन शिक्षा की तुलना में एक संकीर्ण विचारधारा है। शिक्षा की तुलना में अनुदेशन का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों सीमित होता है? भाई, शिक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया होने के कारण उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। किंतु अनुदेशन एक विशिष्ट प्रक्रिया, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो मात्र छात्रों के ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास तक ही सीमित होता है। इसको आप यूं भी समझ लीजिए कि जो शिक्षा होती है वो बालक के संज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के विकास से इंटररिलेटेड होती है, अंतर संबंधित। जबकि जो आपका अनुदेशन होता है, अनुदेशन का पूरा फोकस इस पर केन प्रकार छात्रों को सूचनाओं से आबद्ध करना, छात्राओं को सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, जिससे उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हो सके। और किस प्रकार के ज्ञान में? संज्ञानात्मक ज्ञान में उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। तो ये अंतर समझ में आ गया ना, शिक्षा और अनुदेशन में। शिक्षा एक व्यापक संप्रत्यय है, एक सामान्य संप्रत्यय है, जबकि अनुदेशन एक संकीर्ण संप्रत्यय है, एक विशिष्ट संप्रत्यय है। शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से होता है, जबकि अनुदेशन का संबंध छात्र के संज्ञानात्मक विकास से होता है। इस अंतर को भी आप अवश्य जो है स्मृत रखिएगा, याद रखिएगा। अब जहां तक मैं समझ सकता हूं, निसंदेह कुछ चीजें आपकी समझ में अवश्य आई होंगी कि वास्तव में अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। अभिक्रमित अनुदेशन से अभिप्राय अनुदेशन की उस प्रक्रिया से है, सूचना देने के उस प्रक्रम से है, जिसमें हम संपूर्ण विषय वस्तु को, संपूर्ण सिखाई जाने वाली विषय वस्तु को छोटे छोटे अंश में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और विभाजित करने के बाद उनका एक विशिष्ट क्रम निर्धारित कर देते हैं, जिससे छात्र इंडिविजुअली, वैयक्तिक रूप से स्वतः प्रेरित होकर के लर्न करता है, सीखता जाता है। यह है अभिक्रमित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट। फिर से सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। अभिक्रमित अनुदेशन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है या सीखने सिखाने की उस प्रक्रिया से है जिसमें हम संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे अंशों को इस प्रकार क्रमबद्ध रूप में रखते हैं जिससे छात्र सरलता पूर्वक, रुचि पूर्वक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से वो जितना चाहता है, जितना उसके लिए वांछित है, जितनी उसकी क्षमता अलाउ कर रही है, वो क्रमबद्ध तरीके से सीखता चला करता है। यह होता है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक B.F. स्किनर माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, B.F. स्किनर इसके जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा, चीज स्मृत रखिएगा, क्योंकि जो एक दिनी परीक्षाएं होती हैं, बहुविकल्पी परीक्षाएं होती हैं, वहां सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन
अनुदेशन का जनक कौन है या अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसके द्वारा किया गया है? अगर विकल्प में B.F. स्किनर महोदय का नाम है तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी भ्रम विभ्रम के आप इस विकल्प का चयन करिएगा और आपका उत्तर 100% सही होगा। B.F. स्किनर का नाम आपके लिए कोई नया नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपने पढ़ा होगा, जो उनका फेमस अधिगम सिद्धांत है, प्रसिद्ध अधिगम सिद्धांत है। उसी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से ही B.F. स्किनर महोदय ने अभिक्रमित अनुदेशन नामक इस संप्रत्यय का विकास किया, इस अवधारणा का विकास किया। इस अवधारणा का सीधा संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का विकास अधिगम के किस सिद्धांत से हुआ? तो आप आंख बंद करके विकल्प चुनिएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन का विकास क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से हुआ। B.F. स्किनर के पहले भी ऐसा नहीं है कि B.F. स्किनर के पहले इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन वो स्पष्टता नहीं, जो स्पष्टता और विधिवत तरीके से स्किनर महोदय ने इस अवधारणा को प्रदान किया, इसके पहले शायद इतनी स्पष्टता नहीं थी। वरना अगर आप एक नाम सुना होगा फिलॉसफी में, सुकरात, ये भी नाम किसी से छिपा नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। यह नाम कोई भी ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति सुकरात के नाम से जरूर परिचित होगा। कोई भी देश हो, किसी भी देश का नागरिक हो, एक ऐसा नाम है जिस नाम से हर ज्ञान विज्ञान या हर एक जिज्ञासु व्यक्ति सुकरात से जरूर परिचित होता है। सुकरात महोदय की जो शिक्षण विधि, अगर सुकरात महोदय की शिक्षण विधि से आप परिचित होंगे, कोई सुकरात महोदय फॉर्मल टीचर नहीं थे, न कोई वेतनभोगी अध्यापक थे। ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना जो है वो अपना कर्तव्य मानते थे और वो प्रश्नों के माध्यम से किसी समस्या से जुड़ा हुआ एक प्रश्न वो सामने वाले से पूछते थे और जब तक उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आ जाता था तब तक वो दूसरा प्रश्न नहीं पूछते। और आपने सिंबॉलिक क्वेश्चन, संकेतात्मक प्रश्न के बारे में पढ़ा होगा कि एक मूल प्रश्न होता है और जब मूल प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं आता तब क्या किया जाता है? छोटे छोटे सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से हम उत्तरदाता को मूल प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही सुकरात महोदय एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न, जो पूर्णतः पूर्व में पूछे गए मूल प्रश्न से जुड़ा रहता था, पूछते जाते थे और जब मूल प्रश्न का उत्तर आ जाता था तब अगला मूल प्रश्न पूछने का उपक्रम उनके द्वारा संपादित होता था। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाया जाए तो अभिक्रमित अनुदेशन का दर्शन सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि में दिखाई देता है। यहां से भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत किस विद्वान द्वारा मानी जा सकती है, किसके विचारों द्वारा मानी जा सकती है। तो आप यहाँ सुकरात को टिक कर सकते हैं। सुकरात के बाद उनका प्रिय शिष्य प्लेटो, जो संवाद विधि का जनक है, संवाद विधि में कहीं ना कहीं अभिक्रमित अनुदेशन की झलक दिखाई देती है। तत्पश्चात एक नाम आता है ग्लेसर का, एक नाम आता है लुम्सडेन का, या इस तरीके के और भी तमाम विद्वान हैं जिन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया। लेकिन B.F. स्किनर ने चूंकि इस सिद्धांत का व्यवस्थित विकास किया, व्यवस्थित तरीके से अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब अभिक्रमित अनुदेशन की
जनक की बात होती है तो निर्विवाद रूप से हम B.F. स्किनर महोदय को पूरा का पूरा श्रेय देते हैं। भारत में इसका विकास थोड़ा सा बाद में हुआ और इसकी शुरुआत लगभग 70 के दशक में प्रयागराज में एक सेमिनार से होती है। प्रयागराज जो पुराना नाम इलाहाबाद है, इलाहाबाद में अभिक्रमिक अनुदेशन पर एक संगोष्ठी आयोजित होती है और उस संगोष्ठी के आयोजन के बाद भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम पर जो है शोध कार्य प्रारंभ होता है। इस अवधारणा पद के विकास में जो है अनेक विद्वानों द्वारा योगदान दिया जाता है और आज निसंदेह भारत में भी अभिक्रमिक अनुदेशन को लेकर के स्थिति बहुत अच्छी है और इस अनुदेशन, अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रभाव कंप्यूटर के विकास या शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग से और बेहतर स्थिति में होगी। क्योंकि चाहे लुम्सडेन रहे हो, ग्लेसर रहे हो, इन लोगों द्वारा जो अभिक्रमिक अनुदेशन के क्षेत्र में कार्य किया गया वो इतना प्रभावशाली इसलिए नहीं बन पाया कि वो किसी प्रकार के यंत्र का उपयोग उसमें नहीं कर पाए। जबकि B.F. स्किनर ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया। यह भी प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका भी उत्तर B.F. स्किनर आएगा। इस शिक्षण मशीन के आविष्कार ने शिक्षण के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न की और शिक्षण मशीन के उपयोग के फलस्वरूप जो अभिक्रमिक अनुदेशन है वो अत्यधिक प्रभावशाली हो गया। तो ये कुछ संक्षिप्त सी चर्चा हमने अभिक्रमिक अनुदेशन को लेकर के की। इसके बारे में आप और विस्तार से किताबों में दिया गया है, पढ़िएगा और जो बातें हमने आपको बताई हैं इन बातों को भी याद रखिएगा और इन्हीं के आलोक में आप अगर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी, बातें और समझ में आएंगी। अब जरा कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर ली जाए कि अभिक्रमिक अनुदेशन को लेकर के जो परिभाषाएं दी गई हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन की परिभाषा या परिभाषाएं जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसमें पहली परिभाषा है D.L. कुक के अनुसार, नाम मैं लिख दे रहा हूं, D.L. कुक के अनुसार। D.L. कुक ने अभिक्रमिक अनुदेशन की जो परिभाषा दी है वह यह है कि अभिक्रमिक अनुदेशन स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त एक विचार है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, परिभाषा है और इसको मैं दोबारा से आपको सुना दे रहा हूं। अभिक्रमिक अनुदेशन स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त एक विचार है। कहने का मतलब यह है कि अभिक्रमिक अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण विधि है जो स्वशिक्षण पर निर्भर करती है, जिसमें स्वशिक्षण होता है। इसमें कोई टीचर नहीं होता है, इसमें कोई टीचर या गाइड करने वाला नहीं होता, अभी तो छात्र स्वतः स्व इच्छा के माध्यम से, स्वरुचि के माध्यम से, स्वक्षमता के माध्यम से चीजों को सीखता जाता है। तो यहाँ एक इस परिभाषा के आधार पर एक विशेषता भी आप समझ सकते हो कि अभिक्रमिक अनुदेशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसका स्वरूप स्वशिक्षण परक होता है, इसमें स्वशिक्षण पर विशेष जोर होता है। दूसरी परिभाषा है मार्कले, दूसरे विद्वान मार्कले महोदय हैं,
मदद से प्रत्येक विद्यार्थी में एक मापन योग्य व्यवहारिक परिवर्तन किया जा सके। इसका मतलब यह है, इनकी परिभाषा से यह विशेषता पता चलती है एक अभिक्रमिक अनुदेशन की, कि इसमें जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं वो बार बार होती हैं और तब तक होती रहती है, अर्थात छात्र तब तक स्वतः अनुक्रिया करता रहता है, समस्या के समाधान में जूझता रहता है, बार बार प्रयास करता रहता है, जब तक कि वह उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेता और उसके व्यवहार में अपेक्षित मानदंड युक्त परिवर्तन नहीं हो जाता। तो ये दूसरी परिभाषा है। इस परिभाषा को मैं पुनः सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनने के बाद वीडियो में आप इसको नोट कर सकते हो। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण क्रियाओं के बार बार प्रस्तुत करने से संबंधित संरचना की योजना बनाने की विधि है, जिसकी मदद से प्रत्येक विद्यार्थी में एक मापन योग्य व्यवहारिक परिवर्तन किया जा सके। तो ये परिभाषा थी मार्कले के अनुसार। अगली परिभाषा है स्टाफेल फ्रेड के अनुसार। स्टाफेल फ्रेड के अनुसार, स्टाफेल फ्रेड इतना नहीं है, था है, ध्यान रखिएगा। स्टाफेल फ्रेड के अनुसार, स्टाफेल फ्रेड ने जो परिभाषा दी है उसको आप सुन लीजिए। ज्ञान की लघु भागों में तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी समस्त प्रक्रिया को अभिक्रमित अधिगम अभिक्रम कहा जाता है, या अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। अभिक्रम नहीं, अधिगम कहा जाता है। परिभाषा को पुनः सुन लीजिए और संक्षिप्त सी परिभाषा, इन्होंने परिभाषा को दो भागों में बांट दिया। अगर ध्यान से देखें, पहले भाग में क्या कर रहे हैं, पहले भाग में वो अभिक्रम को परिभाषित कर रहे हैं और दूसरे भाग में अभिक्रमित अनुदेशन को परिभाषित कर रहे हैं। पहले भाग में उन्होंने क्या कहा, ज्ञान की लघु भागों में तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम, अर्थात जो विषय वस्तु है उसके छोटे छोटे भागों को एक तार्किक क्रम में, एक जो है रेशनल फ्रेम में क्या कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसे उन्होंने क्या कहा, अभिक्रम कहा, तथा इस समस्त प्रक्रिया को उन्होंने अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन कहा है। इस प्रकार अगर इन परिभाषाओं का अवलोकन किया जाए तो सारांशतः कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में, टुकड़ों में, भागों में, जो भी आप कहना चाहें, विभाजित करके उनका एक तार्किक अथवा व्यवस्थित क्रम निर्धारित कर देते हैं, जिसमें विद्यार्थी या अधिगमी स्वनियंत्रण के माध्यम से, स्वगति के माध्यम से सीखता चला जाता है। तो ये तो बात हो गई अभिक्रमित अधिगम वास्तव में होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और इन परिभाषाओं के बाद बारी आती है अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है विशेषताओं को लेकर के, और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करके हम अपनी अवधारणा को और अधिक स्पष्ट भी बना सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाएं जो अभी हमने आपको बताई हैं, उन परिभाषाओं के आलोक में ही एक एक करके अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में जाना जाएगा। तो इसमें पहली विशेषता है कि यह शिक्षण के क्षेत्र में एक नवाचार है। शिक्षण के क्षेत्र में
एक नवाचार। नवाचार का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इनोवेशन, नई चीज। जो इसका मतलब यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन परंपरागत शिक्षण से अलग हट करके होता है। अभिक्रमित अनुदेशन एक प्रकार का इनोवेशन है, शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार है, क्योंकि इसमें शिक्षण मशीन के माध्यम से छात्र स्वगति से, स्व इच्छा से, स्व क्षमता से सीखता जाता है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो है वह यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में, अभी एक एक लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, ओरल ही बता दे रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, और बांट करके उनका एक विशिष्ट अनुक्रम तैयार कर लिया जाता है। एक दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र अपनी स्वक्षमता, स्वगति और स्वरुचि के माध्यम से अधिगम करता है, अर्थात सीखता है। अगली विशेषता है, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों में अभ्यास और पुनरावृत्ति के गुणों का विकास होता है, क्योंकि वो बार बार एक अभिक्रम से दूसरे अभिक्रम, दूसरे अभिक्रम से पहले अभिक्रम, पहले दूसरे से तीसरे, चौथे, फिर पीछे से, इस तरीके से वो बार बार उन अभिक्रमों में आता जाता रहता है, जिससे क्या होता है, छात्र के अंदर अभ्यास और पुनरावृत्ति जैसे सकारात्मक गुणों का विकास होता है। ये भी एक विशेषता है। अगली विशेषता है, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को अपनी उपलब्धियों का ज्ञान होता चलता है, और चूंकि उनको अपनी उपलब्धियों का ज्ञान होता चलता है और वही उपलब्धि ज्ञान उनके लिए प्रेरणा का कार्य करता है, मोटिवेशन का कार्य करता है। इसको पुनर्बलन शब्द से भी आप कह सकते हैं कि जो उनको तत्काल अपने प्रयास का अभिज्ञान हो जाता है, उसके प्रतिफल का अभिज्ञान हो जाता है, वह प्रतिफल उनके लिए पुनर्बलन या प्रेरणा का कार्य करता है, जिससे वे सीखने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीख जाते हैं। ठीक। अगली विशेषता है, अभिक्रमित अनुदेशन में उद्दीपक अनुक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में आप जानते होंगे, यशार्थ आपने पढ़ा होगा। तो इस सिद्धांत में या शिक्षण के स्वरूप में अभिक्रमित अनुदेशन में यशार्थ पर विशेष महत्व होता है। यशार्थ मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, और स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग सीखना कब होता है, जब उचित उद्दीपक उचित अनुक्रिया से संबद्ध हो जाता है, तब सीखना संभव होता है। और इस थ्योरी को ही यशार्थ थ्योरी कहा जाता है, सीखने का जो है यशार्थ सिद्धांत कहा जाता है। अगली विशेषता है, अभिक्रमित अनुदेशन वैयक्तिक होता है, इंडिविजुअल। वेरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहले तो आपको ये जानना होगा कि वैयक्तिक शिक्षण क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है। तो व्यक्तिगत शिक्षण के लिए आपको सामूहिक शिक्षण जानना जरूरी हो जाएगा कि एक समूह में रहकर जरूर नहीं, इसमें स्टूडेंट, छात्र, अधिगमी, लर्नर, कोई भी आप कह सकते हैं, वो इंडिविजुअली स्वप्रयत्न के माध्यम से लर्न करता है, लर्निंग करता है। इसलिए यह इस समस्या का भी समाधान है अभिक्रमित अनुदेशन की, जो है बहुत बड़ी कक्षा कक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई समूह शिक्षण होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो बहुत सारे जो है इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इन सब खर्चों से बचा जा सकता है, क्योंकि इसका स्वरूप अत्यंत इंडिविजुअल होता है, वैयक्तिक होता है। अगली विशेषता है, इसमें छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण और खुला अवसर मिलता है। क्योंकि इसका स्वरूप अत्यंत इंडिविजुअल होता है, इसलिए छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति का पूरा अवसर अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत
तीसरा है अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षक छात्र की समस्याओं, कठिनाइयों, रुकावटों के ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। ठीक है, ये विशेषता तो है, लेकिन एक नकारात्मक विशेषता है कि छात्रों को क्या समस्या आ रही है, जो है छात्रों की कौन सी कठिनाई महसूस हो रही है, उन्हें कहाँ कहाँ रुकावटों या व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जो है इसका अभिज्ञान शिक्षक को नहीं होता। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप वीडियो शूट करके पॉइंट टू पॉइंट जो है लिपिबद्ध कर लीजिएगा। जब आप लिपिबद्ध कर लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा, और रटने की बजाय अगर चीजों को आप लोग समझोगे तो चीजें चिर स्मृत रहेंगी, बहुत दिनों तक याद रहेंगी। और अगर आपने रटने का प्रयास किया तो निश्चित मान करके चलिए कि फिर वो उसमें स्वाभाविकता का अभाव हो जाता है, और बहुत दिनों तक आप रटी हुई चीजों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, भारी नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ, और अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अभिक्रमित अनुदेशन पर ही आधारित होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु अभी विशेष बचे हुए हैं जिन पर चर्चा आगे जारी रहेगी। तो पुनः एक बार आप लोगों से ये अपील करते हुए मैं आज की कक्षा स्थगित करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।